नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। वैश्विक पैमाने पर दुनिया जनवरी में जैसे झटके खा रही है वह हैरान करने वाला है। चीन ने अपनी डूबती आर्थिकी में दुनिया के शेयर बाजारों को जबरदस्त झटका दिया है। सभी शेयर बाजारों में मातमी मूड है। चीन की करेंसी युआन के लुढ़कने से कई देशों की करेंसी कमजोर हुई है। इससे भारत के निर्यात को भी खतरा बना है। कईयों को शक है कि चीन अपनी करेंसी का अवमूल्यन इसलिए होने दे रहा है ताकि उसकी चीजें दुनिया के लिए सस्ती बने, चीनी सामान की मांग बढ़े और उसके कारखाने फिर चल पड़े। चीन ने अपने को दुनिया की फैक्ट्री बनाकर विश्व बाजार पर कब्जा किया था, अपने आर्थिकी को महाशक्ति बनाया था। मगर पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि दुनिया में मंदी है तो चीन उस अनुसार अपने को एडजस्ट नहीं कर सका है। चीन में जीवन स्तर बढ़ा है, मजदूरी और लागत बढ़ी है, लेकिन अपने उत्पादन को दुनिया में सस्ता फेंका हुआ है। फिर भी मांग नहीं बढ़ी तो आज संकट में चीनी नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो क्या करे। तौर तरीके कम्युनिस्ट और तानाशाही वाले हैं, जबकि आर्थिकी को पूंजीवाद से चलाया हुआ है। अब जब भंवर बना है तो चीन पूरी दुनिया के लिए संकट बन गया है। चीन अपनी आर्थिकी के कारण दुनिया की धुरी है और उस धुरी में सभी फंसे हुए हैं। भारत के निर्यात और करेंसी को भी खतरा है। सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को विकास की अपनी तैयारियों के बीच चीन के हालातों की खासी चिंता करनी होगी। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। शुक्ला जी, चीन की आर्थिकी में जो संकट आया हुआ है वो कितना गहरा और कितना दीर्घकालीन है? देखिए, ये निर्भर करता है कि चीन के जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है और उनकी जो क्या कहते हैं रूलिंग पार्टी है सी जिनपिंग, ये क्या डिसाइड करते हैं। अभी बहरहाल जो शुरुआत हुआ है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने पहले तो पिछले हफ्ते पहले तो उन्होंने मार्केट को गिरने दिया। और जो नई इन्होंने सर्किट ब्रेकर्स लगाई थी 7% की, वो पहले ही दिन लागू हो गई और उसके बाद मार्केट सस्पेंड हो गया, ट्रेडिंग ठप हो गया। उसके बाद दूसरी बार जब खुला है मार्केट तो वही थी। लेकिन चीन ने इन दो आघातों के बाद ये समझ लिया कि वो जो मार्केट को कंट्रोल करने की उनकी प्रक्रिया है वो सफल नहीं होती आ रही है, तो उन्होंने उसको हटा दिया। वो हटा दिया। तो उसके बाद दुनिया में उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जो युआन थी चाइना की करेंसी, वो बहुत कस के गिरी पिछले हफ्ते, आपको पता है। और उसको उन्होंने रोकने की भी कोशिश नहीं की, जो पूरे दिसंबर भर करते रहे। क्योंकि दिसंबर में इनका अनुभव रहा है चीन का, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का, कि जब भी वो करेंसी डिवैल्यूएशन को रोकने की कोशिश करते रहे हैं वो कर नहीं पाए। और इस बार भी उन्होंने वो करने इसलिए छोड़ के देखा, शायद एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कि मार्केट लेवल पर आने के बाद देखा जाएगा कि क्या करें। लेकिन गिरावट इतनी तेज थी कि चीन को लगा कि अगर इस तरीके से डिवैल्यूएशन हुआ तो उनके यहाँ से जो कैपिटल है वो भाग जाएगा। तो उसके चलते उन्होंने इंटरवीन किया। लेकिन जो इंटरवेंशन भी आया है वो जो गिरने के बाद लेवल है उस पर, और उसके चलते पूरी दुनिया में बहुत ही प्रक्रिया हुई। नहीं, लेकिन शुक्ला जी, उसमें ये भी कईयों का कहना है कि चीन जानबूझकर, ये सब है लेकिन जानबूझकर अपने युआन का अवमूल्यन होने दे रहा है ताकि उसके निर्यात फिर बढ़े, उसकी चीजें दुनिया में सस्ती हो तो निर्यात बढ़े, तो फिर वापस फैक्ट्रियां चलने लगे। ये साइकिल बहुत ही सोची समझी बदमाशी के साथ चीन करता हुआ लगता है। इसमें इस थ्योरी में कितना दम है? उसमें भी दम है, लेकिन चीन के साथ समस्या ये भी है कि अगर उन्होंने बहुत ज्यादा गिरने दिया, अच्छा, जो कैलकुलेशन हुआ है वो एक कैलकुलेशन रफली जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी, जो बिजनेस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने किया है कि अगर चीन यहाँ से युआन को 14% और गिरने देता है, तो जा करके इनकी जीडीपी पर अंतर मात्र पड़ेगा 0.65%। ठीक है। उस चक्कर में अगर लेकिन 14% गिरने दिया इन्होंने,
तो जो करेंसी का फ्लाइट है, हाँ। कैपिटल फ्लाइट, हाँ। वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ने के चलते क्या होगा कि चाइना का जो इंपोर्ट कॉस्ट है हाँ। वो बढ़ जाएगा। जी। एक तरफ तो इनका मान नहीं, लीजिए लेकिन उनकी पहली चुनौती क्या कि उनका ये भी कईयों का कहना, तर्क के नाते ये कहना है कि भाई ईंधन है, जिन्स है, बाजार सामान है, वो सब सस्ता हो रहा, पेट्रोलियम है, तो वो आयात को उठा सकता, उसका भार उठा सकता, आयात सस्ते में हो जाएंगे उसे, इसलिए उसकी पहली प्राथमिकता ये कि जो बन रहा है, जो सामान है, वो उसका बिके, ये प्राथमिकता पहली, उस पर कितना काम कर रहा है? नहीं, उस पर भी, लेकिन जो चीजें एक स्टेडी ढंग से होती हैं वो तो नहीं हो रही, वो तो नहीं, चीन वो तो एक तरह से ढहरा है, ये तो अपनी जगह बात है। हाँ, अगर वो स्टेडी ढंग से नहीं होंगी तो चीन के लिए और समस्याएं पैदा नहीं, तो आपके अनुसार चीन की क्या जो ढहना है वो अभी आगे और बर्बाद होगा या ये शायद संभाल लेंगे? देखिए, शायद चीन सीखने में हम लोगों से ज्यादा तेज रहा है जी। और वो, मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है कि चीन, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो बहुत जल्दी कैपिटलिस्ट सबक सब सीख रहे हैं। नहीं, लेकिन सीख रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल से जिस तरह फंसे हुए हैं, तो जो भंवर बना हुआ है, वो भंवर का कोई रास्ता तो नहीं निकल रहा है उसमें। भंवर जो बना हुआ है, वो हाँ। भंवर इसलिए बना है कि इन्होंने डेलिबरेटली इंटरवीन किया ना। हाँ, तो सबसे deliberately पहले यही नहीं तो कई दुनिया में यही तो कहना कि ये जानबूझकर, मतलब रास्ता पूंजीवाद का है, लेकिन तौर तरीके अपनी जोर जबरदस्ती हाँ, वाले कम्युनिस्ट है, तो हाँ। इसलिए ज्यादा मामला बिगड़ेगा। हाँ, चूंकि और ये एक साल में, पिछले देखिए जून जुलाई से जिन्होंने इंटरवेंशन शुरू किया और अभी जनवरी में, मतलब पूरे 7-8 महीने के अंदर चीन लगातार नीचे ही जा रहा है। हाँ, कोशिश करने के बावजूद। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि चीन की सबसे बड़ी समस्या जो होने जा रही है, ये पिछले एक साल में चीन की 2015 शुरू होते समय के शुरुआत में इनकी जो डॉलर रिजर्व्स थी वो $4 ट्रिलियन थी। पिछले एक साल में मार्केट को कंट्रोल करने के चक्कर में और तरह तरह की वन बेल्ट वन रोड और पूरा जो एम्बिशन इनका जो चल रहा है, उसमें ये $1.3 ट्रिलियन खो चुके हैं ये एक साल के अंदर। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। नहीं, इसका अब एक संक्षेप में कि भारत पर इसका क्या असर होगा? युआन सस्ती होने से हमारा निर्यात घटेगा नहीं? क्या नुकसान होता होगा? भारत को बहुत संभल के रहना है, क्योंकि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रिकवरी, अपने उछलने का किया, तो चीन का फैक्टर कितना उसको प्रभावित कर सकता है? देखिए, चीन की समस्या क्या है और हमारी समस्या क्या है। चीन की समस्या है एक्सपोर्ट लेट, उनकी जो मॉडल है वो जब तक नया मॉडल नहीं बनाते हैं अभी, तब तक वो एक्सपोर्ट पर ही जोर देंगे। और हमारी जो है ये अपना इंटरनल डिमांड लेड ग्रोथ है, हमारा एक्सपोर्ट पर उतना ध्यान अब धीरे धीरे हो रहा है कि थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो, तो कहने के लिए कुछ था ही नहीं। अब सवाल ये है कि इसमें देखिए, चीन के साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर, मतलब कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2014 और 15 में हमारा ट्रेड इम्बैलेंस लगभग $49 बिलियन था और पिछले 6 महीने, इस साल के 6 महीने में, हाँ, ये लगभग $27 बिलियन है। तो अगर उसमें तो हमें फायदा होगा, युआन अगर सस्ता होता है तो नहीं, तब तो वो माल और डंप करेंगे ना। हाँ, माल और डंप करेंगे, उसके कारण हमें नुकसान है। इसीलिए हमारी वो जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं सीतारमन, उन्होंने कहा है कि वो अपने सब इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगी और जो कारगर उपाय रोकने के लिए जो है डंप, उसको वो होगा, वो तो मतलब, लेकिन निर्यात और विदेश व्यापार के मामले में हमारा झंझट बढ़ेगा, ये तय है। झंझट बढ़ेगा और हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा रिजर्व है नहीं। जी मुकुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।